हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरिवर्सिबल वर्क डन के बारे में पढ़ाया था, ठीक है ना। मैंने बताया था कि कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप लोग वर्क डन को फाइंड आउट करते हैं और कौन कौन से मेथड आपको अप्लाई करना है, क्या आपके पास ट्रिक मेथड होगा एंड हाउ टू फाइंड आउट द वर्क डन फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसीजर। ओके, आइए आज हम लोग एक न्यूमेरिकल को करते हैं सॉल्व, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बेटा। तो हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है बच्चों? क्वेश्चन इज लाइक दिस टाइप, 2 लीटर ऑफ N2 at a 0 degree Celsius and 5 atm pressure is expanded isothermally against a constant external pressure of 1 atm until the pressure of gas reduced 1 liter, until the pressure of gas reduced 1 liter, assuming to be gas is the ideal, and find out the work done for expansion. What he is saying that you have given a 2 liter of N2 gas and the temperature of that N2 gas is the 0 degree Celsius and the pressure is applied by you is the 5 atm. कहने का क्या मीनिंग है कि आपके पास कोई 2 लीटर N2 गैस दी गई है, 0 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है एंड प्रेशर अप्लाइड प्रेशर इज द 5 atm इज एक्सपेंडेड, मतलब एक्सपेंड हो रहा है बच्चा, ठीक है ना। कहने का मीनिंग है कि भाई इस तरीके से जो है इस तरीके से कोई एक बर्तन होगा और यहाँ पे कोई पिस्टन लगा हुआ होगा, ठीक है। N2 गैस यहाँ पे 2 लीटर आपने भरा हुआ है और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर आपने क्या कर दिया बेटा, 5 atm लगा दिया। और जैसे ही यहां से प्रेशर 5 atm लगेगा तो ये वो कह रहा है कि ये जो सिस्टम है वो एक्सपेंड होगा, मतलब जो सिलेंडर पे पिस्टन लगा हुआ था वो पिस्टन ऊपर खिसक के चला जाएगा। बहुत ही सिंपल बात है, आपको ये समझना है कि भाई अगर आपने जो है, ठीक है ना, कि भाई अंदर से जो प्रेशर लगेगा तो मतलब बाहर चला जाएगा, तो आप जान रहे हैं ऑलरेडी वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना। अंदर वाला प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो जब अंदर वाला प्रेशर बढ़ रहा है तो मैंने आपको बताया था बच्चों, जब वर्क अंदर का प्रेशर बढ़ता है और एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है, दिस प्रोसीजर इज नोन एज द वर्क डन बाय द सिस्टम। उस प्रोसीजर को वर्क डन बाय द सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना बेटा। अब लिखा है एक्सपेंडेड आइसोथर्मली अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वाला जो वर्क डन होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी, वो जो वर्क डन होगा वो इरिवर्सिबल वर्क डन होगा। मैंने आपको बताया था जो वर्क डन होगा वो इरिवर्सिबल वर्क डन के इक्विवेलेंट होगा, W ऑफ इरिवर्सिबल। समझ रहे हैं क्या? इसको आप लोगों को क्या बोला जाता है बेटा? W ऑफ इरिवर्सिबल वर्क डन बोला जाता है, ठीक है। अब इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो अब आपको कहा गया है कि until the pressure of gas is reduced 1 लीटर, और गैस को आपको मान के चलना आइडियल गैस है, कोई आइडियल गैस। द गैस मतलब कुछ जो PV इक्वल टू NRT इक्वेशन को फॉलो करती है, दैट गैसेस आर द आइडियल इन नेचर, और आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है। सो फाइनली W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू, ठीक है ना, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ द P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। इरिवर्सिबल वर्क डन फाइंड आउट करना है ना, तो प्रेशर कितना है बेटा, देखिए P इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है माइनस ऑफ 5 atm, और वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम दिया होगा उसने, ये दिया है, मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम है वो कितना है, 2 लीटर है। आपको क्या निकालना है, V2 दिया है क्या, कहीं भी नहीं दिया होगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना।
अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। आपके माइंड में ऐसा भी होगा कि सर अंटिल द प्रेशर ऑफ गैस रिड्यूस 1 लीटर, ऐसा तो नहीं है। अरे आप मुझे एक बात बताइए, खुद ही बच्चों आप लोग एक बात बताइए कि हमारे पास जो ये अंटिल द प्रेशर ऑफ गैस रिड्यूस 1 लीटर बोल रहा है, क्या ये फाइनल वॉल्यूम हो सकता है क्या? अरे जब आप एक्सपेंशन प्रोसीजर बोल रहे हैं तो ऑलरेडी जो फाइनल वॉल्यूम होगा बी ऑफ द फाइनल इज द ग्रेटर देन होगा बी ऑफ द इनिशियल। अब इनिशियल वॉल्यूम अगर 2 लीटर आपने लिख दिया, क्या ये फाइनल बी ऑफ द इनिशियल अगर आपने लिख दिया तो फाइनल क्या 2 लीटर होगा क्या? 2 से कम होगा क्या? नहीं, क्योंकि प्रोसीजर क्या हो रहा है बेटा? एक्सपेंड हो रहा है। समझ रहे हैं क्या? प्रोसीजर क्या हो रहा है बेटा? एक्सपेंड हो रहा है। आप इसको माइनस ऑफ द पी समथिंग ऐसा लिख लो। प्रोसीजर पहले देखो वॉल्यूम इतना था, अब ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर मान के चलिए 2 एटीएम है। अब आपने सिस्टम को एक्सपेंड किया तो वॉल्यूम बढ़ गया ना, तो क्या ये B2 जो ये 1 लीटर दिया है, क्या ये आप मुझे बताइए, क्या ये 1 लीटर B2 की वैल्यू हो सकती है क्या इस कंडीशन में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। ये वैल्यू B2 की वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। क्लियर हुई बात? ठीक है ना? मतलब वो कह रहा है कि तब तक जो है, ठीक है ना, तो प्रेशर ऑफ गैस रिड्यूस्ड 1 लीटर। मतलब आपको क्या करना है, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, ये वर्क डन निकालने के लिए जो ये वॉल्यूम है ये 1 लीटर के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम होगा ये वॉल्यूम ऑलवेज हमेशा 1 लीटर से ज़्यादा, 2 लीटर से ज़्यादा ही होगा। ठीक है ना? 2 लीटर से ज़्यादा ही इस वैल्यू को होना है। ठीक है ना? अब सुनो 1 मिनट, अब एक बात और बताता हूं मैं। अब उसने क्या किया है, अब एक और प्रेशर दिया उसने, ये वाला। ठीक है ना? अब देखो, अब पहला वाला मान के चलिए आपको उसने ऊपर वाला प्रेशर P1 इज इक्वल टू दिया था 5 ATM, P2 इज इक्वल टू दिया उसने 1 ATM, और V1 तो आपके पास है 2 ATM। क्या मैं V2 को निकाल सकता हूं क्या? गैस कौन सी है बेटा? आइडियल गैस का नेचर है, तो आइडियल गैस की वजह से मुझे पहले V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 V2 हो जाएगा। ठीक है ना? P1 V1 इक्वल टू हो जाएगा आपका P2 V2। तो P1 की वैल्यू कितना है? 5 इंटू, ठीक है ना, V1 2 इक्वल टू P2 1 और इंटू V2 निकालिए। सो फाइनली V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 10 ऑफ लीटर, 10 लीटर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सो W इज इक्वल टू, अब आपके पास प्रेशर भी मिल गया है, माइनस P 10 माइनस 2। ठीक है ना? अब देखो -5 इंटू 8 ऐसे होगा क्या? 8 क्या हो जाएगा? ATM लीटर, ATM लीटर। तो ये आपका हो जाएगा -40 ATM लीटर। अब W है तो वर्क की यूनिट, एक आंसर तो ये भी हो सकता है। क्वेश्चन में अगर जूल में दिया है तो 1 ATM लीटर इक्वल टू होता है 101.3 जूल। सो फाइनली W इज इक्वल टू, तो आपको ये 40 इंटू 101.3 से मल्टीप्लाई करना है। और जब आप लोग जो है, ठीक है ना, और जब आप लोग जो है इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक, अब इतना ध्यान रखना था। अब क्या ये वर्क डन ये आंसर होगा क्या? नहीं। अरे ये वर्क डन में इस आंसर को हम कंसीडर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो जब इरिवर्सिबल वर्क डन होता है तो W ऑफ माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, मतलब जो प्रेशर होता है वो अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर का होगा। समझ रहे हैं क्या? तो मैंने यहाँ पे कोई प्रेशर लिखा है क्या? नहीं। तो ये जो वर्क डन मैंने निकाला, ये जनरली ये जो वर्क डन हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? कंप्रेशन का वर्क डन हो जाएगा।
ठीक है ना। कंप्रेशन का क्या हो जाएगा बेटा, ये वर्क डन जो हो जाएगा ये कंप्रेशन का वर्क डन हो जाएगा। अब जो P एक्सटर्नल की वैल्यू है वो ये है एक्चुअल में, ये एक्सटर्नल प्रेशर, तो आपको इसके बेस पे निकालना है। तो W इक्वल टू माइनस ऑफ 1 इंटू 8 है ना, तो 8 इंटू 101.3 तो इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी 810 इतना जूल। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। ये इस इक्वेशन का एग्जैक्ट आंसर है। मैंने इस वर्क डन को इसलिए निकाला, बोर्ड पे क्वेश्चन कर रहा था तो दोनों वर्क डन निकाला, तो मतलब वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन का ये है, और ये जो मैंने वर्क डन निकाला है बच्चों, ये जो वर्क डन यहां वाला है, यहां वाला है, ये आपका काहे के लिए, कंप्रेशन के लिए। मतलब कहने का ये मीनिंग है कि दोनों टाइप के वर्क डन हमने निकाल दिए हैं। आपको ओनली इस वर्क डन का आंसर पूछा गया है इस क्वेश्चन में, और एग्जामिनेशन में कोई भी टाइप का प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने दोनों के दोनों वर्क डन आपको निकाल के दिखा दिया। ठीक है, चलिए देखिए बेटा इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, दिस इज द very important topic to all of you, that what is the, how to define the first law and what is the criteria of first law and what are the conditions for a system to follow the first law of thermodynamic, है ना। कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, ये सारी की सारी बातें आप लोगों से पूछी जा सकती है। आइए जरा इसके बारे में सीखते हैं क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। देखिए बच्चा, किसको बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, कैसे आप लोग इसको फाइंड आउट करोगे, ये बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ठीक है ना। एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोला गया था, इन्होंने ये सबसे पहले जी मेयर और हेल्महोल्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको दिया गया था। थर्मोडायनेमिक के बहुत सारे रूल हैं और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस फर्स्ट लॉ में ये बोला गया है बच्चों, इसमें जनरली डिस्कस किया गया है द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम की एनर्जी के बारे में डिस्कस किया गया है इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में। इन्होंने ये कहा कि कोई भी जो सिस्टम होता है, the energy of any of the system is always or remain constant या remain conserved। किसी भी सिस्टम की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है या कंजर्व रहती है। हम उस सिस्टम की एनर्जी को ना तो इसको जनरेट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बात समझ में आइए बात करते हैं क्या है इसका मीनिंग। आप खुद सोचिए बच्चों, आपके घर में कोई हीटर होगा रूम को गर्म करने वाला, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, उस हीटर को इलेक्ट्रिसिटी दे दी। इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद वो हीटर क्या हुआ, गर्म हुआ। उसने आपके रूम को क्या किया बेटा, गर्म कर दिया। तो मतलब आपने हीटर के अंदर ही एनर्जी को जनरेट थोड़े ना किया, आपने हीटर को प्रोवाइड करवाया। समझ रहे ना, आपने हीटर को एनर्जी दी और हीटर ने
उस एनर्जी को जो है डिस्ट्रॉय नहीं किया, हीटर ने तो उस एनर्जी को किस में, गर्म करने में लगा दिया, मतलब वर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो वर्क भी अगर मैं एक सेकंड लैंग्वेज में बोलूं तो वर्क भी एनर्जी का एक अनदर फॉर्म है, वर्क भी एनर्जी का एक अनदर फॉर्म है। क्लियर हुई बात? मतलब हीटर ने क्या किया बेटा, जरा ध्यान से सोचो, आपने हीटर को लाइट दी और उसने जो है रूम को गर्म कर दिया, तो हीटर ने उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया, गर्म होना शुरू कर दिया, मतलब वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया। आप बिजली के एलईडी को देखिए, एलईडी बल्ब को आप क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वो क्या कर देता है, लाइट में कन्वर्ट, उस इलेक्ट्रिसिटी से क्या करता है, वो लाइट देता है। तो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो वर्क में कन्वर्ट कर दी। आपने किसी गाड़ी में देखो, गाड़ी में फ्यूल डाला और गाड़ी ने चलना शुरू किया, आपने एनर्जी गाड़ी को दी, एनर्जी लॉस थोड़े नहीं किया आपने तो उसको वर्क डन में यूज कर दिया, गाड़ी ने उसको काहे में यूज कर दिया, वर्क डन में। आप एक स्लीपिंग फैन को देखिए अपने घरों में, उसको इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं तो घूमना शुरू करता है तो हवा देता है, वर्क डन में कन्वर्ट करता है, वो वर्क एनर्जी को लॉस थोड़े ना करता है। तो यही स्टेटमेंट ये बोला कि एनर्जी ऑफ उन्होंने क्या बोला, द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed. It can changes only one form to another form. इसको ओनली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे वर्क डन की बात करते हैं, आपने उस एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दिया, आपने उस एनर्जी को लॉस थोड़े ने किया, डिस्ट्रॉय थोड़े किया, आपने डिस्ट्रॉय किया क्या, नहीं। अरे डिस्ट्रॉय कहाँ से कर दिया बेटा आपने, आप ही खुद बताइए। आपने डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया उस एनर्जी को, आपने तो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, या मैं ऐसे लिख सकता हूं, द एनर्जी ऑफ सिस्टम हमेशा किसी भी सिस्टम की एनर्जी जो है क्या होती है, कंजर्व रहती है। ये बात आपको बताई जा रही। अब आप बोलेंगे सर डेली लाइफ में थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का यूज है क्या? बिल्कुल है। स्लीपिंग फैन की आप बात अभी मैंने बोली, गाड़ी का एग्जांपल आपको दिया और हीटर का एग्जांपल आपको दिया, काय में कन्वर्ट हो जाता है, वो एनर्जी जो है वर्क में कन्वर्ट कर देता है ना, हीट देता है, हीट में कन्वर्ट हो गया, वर्क में कन्वर्ट हो गया। ऑल जो भी सारे के सारे फॉर्म हो क्या है बेटा, एनर्जी के ही तो वर्क है, मतलब एनर्जी के ही तो फॉर्म है, वर्क भी क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। तो ये सारे के सारे जितने भी फॉर्म है, सारे के सारे एनर्जी के ही फॉर्म है। क्लियर हुई बात यहाँ तक? किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत आती है, आप मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब सेकंड बात क्या है कि सपोज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक निकालते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का मतलब थर्मोडायनेमिक की बात करें, जरा ध्यान से सोचिए। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूं। सपोज मेरे पास कोई एक सिस्टम है, ठीक है ना बेटा। मैं इसकी एनर्जी को कैसे बढ़ा सकता हूं? अगर मुझे इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकता हूं, जरा देखो। पहली बात तो आप यही बोलेंगे सर आप इसको गर्म कर दो, है ना, या आप बोलेंगे सर इसको गर्म कर दो, या आप बोलेगा सर इस सिस्टम पे वर्क डन कर दो।
वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, या मैं इसको गर्म करूंगा तो ये गर्म होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, या दूसरा तरीका वर्क डन ऑन द सिस्टम। नेचर में इन दो तरीकों के अलावा कोई भी तीसरा तरीका नहीं आया अभी तक कि मैं किसी सिस्टम की एनर्जी बढ़ा सकता हूं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम can be increased in two way, can be increased in two way, दो तरीकों से ही हम लोग बढ़ा सकते हैं एनर्जी को। इनके अलावा हमारे पास कोई भी तरीका नहीं कि मैं एनर्जी को, किसी भी सिस्टम की एनर्जी को बढ़ा सकता हूं। समझ रहे हैं क्या? सो पहला मैं यहां पे लिखूंगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, है ना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। या अब टेम्परेचर कैसे बढ़ाओगे? हीट एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर मतलब हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, समझे। दूसरा क्या लिखा मैंने? W ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम मतलब सिस्टम के ऊपर काम करके। कहने का ये मीनिंग है कि या तो आप इस सिस्टम पे वर्क डन कर दीजिएगा और या ऐसे कुछ इस तरीके से बढ़ाइए, ठीक है ना। चलिए आइए अब इसमें एक नई बात मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए सपोज इफ मैं लिखता हूं U1 इज इंटरनल एनर्जी, इज इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम and U2 is final internal energy of system, and लिख लो यहां पे एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। अब देखो बेटा, मैंने सपोज ये कोई एक सिस्टम ले लिया है, जरा ध्यान से देखिए, इसकी इंटरनल एनर्जी अब कितना, अभी शुरू में कितना होगा? U1 ही होगी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी। अब आपने Q अमाउंट ऑफ हीट को इसको एब्जॉर्ब कराया तो अंदर की एनर्जी बढ़ जाए। Q अमाउंट का मतलब आपने इसको गर्म कर दिया, गर्म कर दिया ना। अब ये गर्म हो जाएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो अब इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी अब क्या हो जाएगी? U1 प्लस Q के इक्विवेलेंट हो जाएगी। अब आपने क्या किया? इस सिस्टम पे W ऑन द सिस्टम पे W वर्क डन कर दिया, मतलब आपने अब वर्क डन किस पे कर दिया? W कर दिया। तो आपने क्या देखा बेटा? इंटरनल एनर्जी अब भी बढ़ जाएगी सिस्टम की, तो U1 प्लस Q प्लस W हो गई, समझ रहे ना। अब मतलब ये सबका समेशन किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? U2 के। क्यों? अरे जब आपने वर्क डन भी कर दिया और Q भी एब्जॉर्ब करा दिया, गर्म भी कर दिया, अब इंटरनल एनर्जी फुल हो गई है। फुल का मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को देखो, मैं यहां पे लिखता हूं U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W, वेयर Q इज द अमाउंट ऑफ हीट एंड W इज द वर्क डन ऑफ द सिस्टम। U2 माइनस U1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q प्लस W। सो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस Q plus W. This is the first law of thermodynamics. This is the very, very, very important. Okay? नोट करिए, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? Q प्लस W हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, एक बात मैं आपको बता देता हूं, यहां पे ये हो गया। जरा देखिए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाली बात बताता हूं इसमें, ठीक है ना। ये आप लोग वीडियो पॉज करके भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। अब U क्या है बेटा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। और Q क्या है बेटा? हीट एब्जॉर्बेड। और W क्या है? ये सारा लिखा हुआ है। अब एक क्वेश्चन आता है कि
डेल्टा यू है बच्चों, डेल्टा यू अगर आप बोलेंगे सर ये आपका एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन भी पहले भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि स्टेट फंक्शन का मतलब होता है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो मतलब करता है ना u2 माइनस u1 पे। इधर देखिए ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपसे कहते हैं q एंड w क्या है, ये ओनली पाथ फंक्शन है, मतलब पाथ पे डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ फंक्शन है। ये एक दो बार मेडिकल में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन और एक दो बार जेईई में। यू डेल्टा यू क्या है, स्टेट फंक्शन, मतलब इनिशियल और माइनस फाइनल पे डिपेंड करता है। क्यू नहीं करता है, क्यू ओनली पाथ पे डिपेंड करता है और डब्ल्यू भी आपका जो है पाथ पे डिपेंड। अगर आपसे कहता है क्यू प्लस डब्ल्यू क्या होगा, तो क्यू प्लस डब्ल्यू क्या होगा, तो क्यू प्लस डब्ल्यू आपका क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन। अगर मैं सेपरेटली क्यू और डब्ल्यू की बात करता हूं, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं सेपरेटली Q और W की बात करता हूं, अगर मैं सेपरेटली बच्चों Q और W की बात करता हूं तो आप बोलेंगे सर ये पाथ फंक्शन है। लेकिन अगर कंबाइंड बोलूंगा तो आप बोलेंगे सर ये दोनों के दोनों क्या है, स्टेट फंक्शन। क्योंकि Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U। तो ये ओवरऑल वैल्यू तो डेल्टा U के इक्विवेलेंट है, तो ये एक ऐसा। अब देखिए जरा इसके कुछ सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कुछ बातें कहता है आप लोगों से। क्या कहता है देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों को बोलता है कि अगर आपसे कहता है कि भाई इफ डेल्टा यू इज इक्वल टू, कहता है डेल्टा यू इज इक्वल टू अगर जीरो है तो उस टाइम पे क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब हीट एब्जॉर्बेड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या, हीट एब्जॉर्बेड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू ऐसा हो जाएगा। अब देखो दूसरा, अब डेल्टा यू, अब देखो W इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। W इज इक्वल टू होता है माइनस पी इंटू डेल्टा भी। अगर मैं डेल्टा भी इज इक्वल टू जीरो लिख देता हूं, ठीक है ना, तो ये प्रोसीजर आपका क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक। तो ठीक है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो उसके बाद डेल्टा यू इज इक्वल टू किसके, क्यू। तो क्यू भी इसको कर दो, क्यू भी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हीट एब्जॉर्बेड बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्बेड बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्बेड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो गया ये टर्म, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। एक और टर्म इसमें आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। अगर मैं लिखता हूं, सपोज मैंने कहा इफ Q इज इक्वल टू जीरो, हीट अगर जीरो है तो मैं इसको बोलता हूं एडियाबैटिक प्रोसीजर होगा। तो उस टाइम पे डेल्टा U इज इक्वल टू किसके, W। तो मतलब जो ये W की वैल्यू आएगी, ये जो W आया है ये कौन सा वर्क डन होगा, एडियाबैटिक वर्क डन। तो जेईई में पूछा गया था कि एडियाबैटिक वर्क डन किसके इक्विवेलेंट होता है। तो एडियाबैटिक वर्क डन हमेशा 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 चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। जेईई में ये क्वेश्चन जेईई ने पूछा गया था कि जो है एडियाबैटिक वर्क डन क्या होता है। तो एडियाबैटिक वर्क डन का मीनिंग हो गया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। किसी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकता है। मैं बहुत आसान और वेल डेवलप्ड मेंटेन लेक्चर को आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेवल ऑफ द लेक्चर भी बहुत आपको अच्छा सा बताया गया है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, हर एक पॉइंट को आपको बता रहा हूँ। फिलहाल के लिए हम जो है इस लेक्चर को यहीं पे रोक देते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।